हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। फिगर शोज अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड ए लेड स्फीयर। द सरफेस ऑफ ए कैविटी passes through the center of a sphere and touches the right side of the sphere। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, द मास ऑफ द स्फीयर बिफोर होलोइंग वाज m। जो ओरिजिनल मास था पहले स्फीयर का वो था m। कितना था वो? m था, ठीक है ना। और रेडियस आपको r दिया हुआ है ओरिजिनल स्फीयर का। विद व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स डज द होलोड आउट लेड स्फीयर अट्रैक्ट ए पार्टिकल ऑफ मास m दैट लाइज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए लेड स्फीयर। देखो यहाँ पे एक मास स्मॉल m रखा हुआ है ना। उस पे अब जो ये पोर्शन बच जाता है, ठीक है ना, ये कट पार्ट है, ये कट पार्ट है। और जो मैं शेडेड कर रहा हूं ऊपर वाले डायग्राम में वो रिमेनिंग पार्ट है। उसको हम क्या बोलेंगे? रिमेनिंग पार्ट, बड़े वाले लेड स्फीयर का। अभी रिमेनिंग पार्ट स्मॉल मास m पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा? वो ऑब्वियसली लगेगा तो इसी तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में। तो लगेगा कितना, कितना एक्ट करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने बड़ा वाला डायग्राम लिया है, ठीक है। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं यहां सबसे पहले लिखूंगा फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू ओरिजिनल और होल स्फीयर। कट करने से पहले जो ओरिजिनल, जिसको हम होल स्फीयर भी कह सकते हैं, जो भी फोर्स लगता दैट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट प्लस फोर्स ड्यू टू कट पार्ट। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है आपको? तो मैं लिख सकता हूं, रीअरेंज करता हूं, फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? दैट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ओरिजिनल स्फीयर माइनस फोर्स ड्यू टू कट पार्ट। पहली बात ओरिजिनल स्फीयर के कारण, ठीक है, फोर्स ड्यू टू, देखो ये रिलेशन हम आगे यूज करेंगे, जब हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। इसको हम यूज तब करेंगे ना जब हम उनकी वैल्यूज निकालने हैं ना। तो फोर्स ड्यू टू ओरिजिनल स्फीयर क्या होगा? तो ओरिजिनल स्फीयर का मास कैपिटल M दे रखा है, ठीक है, रेडियस कैपिटल R दे रखा है, उसके सेंटर से D सेपरेशन पे स्मॉल मास m रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई ऐसी सॉलिड स्फीयर को ऐसा दिया हुआ है और उसके सेंटर से बाहर D सेपरेशन पे कोई मास रखा है, तो ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका पूरा जो मास कैपिटल M है, लेफ्ट में देखो मैं ऊपर छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, वो पूरा का पूरा कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाता है? सेंटर पे। और फिर एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, कैपिटल M स्मॉल m, इनके बीच का सेपरेशन D, और जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन कितना आ जाएगा? ये d² आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ओरिजिनल स्फीयर के कारण से निकालना तो बहुत ईजी है। अब जो कट पार्ट है यहाँ पे, कट पार्ट का रेडियस आप ध्यान से देखो कितना होगा। कट पार्ट का रेडियस होगा R बाय 2। कट पार्ट का रेडियस कितना होगा? R बाय 2। और उसका मास मैं कुछ m डैश ले लेता हूं। तो पहले तो मास निकालते हैं कट पार्ट का। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी तो यूनिफॉर्म होगी एकदम, है ना, क्योंकि लेड लिया है तो यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो अब जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है उसके लिए मैं लूंगा, कट पार्ट का लूंगा, m डैश मास है, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम 4/3 पाई R/2 का क्यूब। दैट इज इक्वल टू जो ओरिजिनल स्फीयर है उसका मास अपॉन उसका वॉल्यूम। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो m डैश कितना आ जाएगा? m डैश आ जाएगा m/8। m डैश कितना आ जाएगा? m/8। इसका हम यूज करेंगे आगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसका हम यूज आगे करेंगे। अब बात देखो बिल्कुल ध्यान से कि जो कट पार्ट है, कट पार्ट के सेंटर से उस स्मॉल मास m का सेपरेशन कितना है? d माइनस R/2, यही है ना, ठीक है, d माइनस R/2। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब जो स्मॉल मास m है उस पर कट पार्ट के कारण, जो पार्ट कट किया है जब वो एग्जिस्ट करता होगा, उसके कारण कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ड्यू टू कट पार्ट इक्वल टू फोर्स ड्यू टू कट पार्ट इक्वल टू G इंटू m डैश इंटू m अपॉन d माइनस R/2 का होल स्क्वायर, d माइनस R/2 का होल स्क्वायर। यही आएगा? यही आएगा, ठीक है। अब जो ये रिलेशन हमने यहाँ पे निकाला था फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट में, फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट का निकाला था ना, जो बॉक्स में डाला हुआ मैंने यहाँ पे, उसको लिखते हैं फोर्स ड्यू टू
रिमेनिंग पार्ट ये होगा फोर्स ड्यू टू ओरिजिनल और होल स्क्वायर दैट इज जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर माइनस ये जो ऊपर वाली टर्म आई है ये आ जाएगी जी इंटू एम डैश इंटू एम अपॉन डी माइनस आर बाय टू का होल स्क्वायर। अब एम डैश की देखो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्योंकि जो भी हमको अननोन होता है ना क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर हमने कुछ कंसिडर किया जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको हमें जो नॉन वेरिएबल होते हैं यहाँ पे, जो नॉन वैल्यूज होती हैं या नॉन जो वेरिएबल दिए होते हैं, जैसे कैपिटल एम स्मॉल एम दिया है यहाँ पे, कैपिटल आर दिया है, उससे हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो मैं पुट करूँगा जी एम आ जाएगा डी माइनस आर बाय टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, और एम डैश को लिखूंगा मैं एम बाय 8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 8 डी स्क्वायर। जब ये नीचे वाली टर्म से कॉमन आएगा तो आ जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 2d का स्क्वायर, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया है, फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। और सवाल एक और है जो क्वेश्चन में इन्होंने नहीं बोला, इसकी डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। देखो बहुत सिंपल है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ऑब्वियसली इसी तरफ लग रहा होगा, है ना। ठीक है, किसके कारण लग रहा होगा, इस रिमेनिंग पार्ट के कारण। उसका आंसर निकाला हमने, जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ डायग्राम के अंदर, है ना, इस पार्ट के कारण। ठीक है, तो इस पार्ट के कारण जो इस पर फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपको कॉन्सेप्ट और जो रिलेशंस लगाई हैं वो सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।